सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य विपाट घटना संग्रह में आप सभी का स्वागत है। ये एक यूट्यूब की फ्री सीरीज है जिसमें कि हम लोग 71 लेक्चर्स में, जी हाँ 71 लेक्चर्स में हम लोग 71st बीपीएससी का पूरा करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हर दिन 10 टॉपिक, जी हाँ बिल्कुल, हम लोग हर दिन 10 टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। और इन 10 टॉपिक्स को हम लोग अगर देखेंगे, 10 टॉपिक्स के साथ साथ 10 एमसीक्यूज भी हम लोग हर दिन 10 एमसीक्यूज भी कवर किया जाएगा। ये 10 टॉपिक्स को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, मंथ वाइज चलेंगे। 2 नेशनल का न्यूज रहेगा, 2 इंटरनेशनल, 2 बिहार स्पेसिफिक और 4 मिसलेनियस, जिसमें कि अवार्ड्स हो गए। जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स हो गया, तो जो भी मिसलेनियस पार्ट है वो हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे, इंडेक्स रिपोर्ट्स वगैरह। ठीक है, 10 टॉपिक डिस्कस करने के बाद 10 एमसीक्यूज जो है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब बेसिकली 10 एमसीक्यूज अगर रोज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो सपोज आपको 71 लेक्चर में 710 एमसीक्यूज हो गए, 710 टॉपिक्स हो गए। स्टार्ट हम लोग करेंगे अक्टूबर महीने से। और हाँ, एक और चीज, 71 लेक्चर्स में मान लीजिए 71 लेक्चर जैसे हमारा जो है वो 26 अगस्त को कंप्लीट हो रहा है। और आप जानते हो कि ऑलरेडी हमारा बीपीएससी का जो डेट है अभी ऑलरेडी ये 10 दिन बढ़ गया, एंड दैट इज 10th ऑफ सितंबर इज द न्यू डेट। तो उस टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को जरूरत पड़ती भी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में मैराथन सीरीज भी लेकर आएंगे इस 71 लेक्चर्स के बाद, जिसमें कि जो बचा हुआ करंट अफेयर्स है उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेंगे। तो सारा का सारा करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ से आराम से करा दिया जाएगा। आप बस इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करो, हर रात 9 बजे ये वीडियो जाएगा, आप इसको देखिए। हर दिन 10 टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे और फिर 10 एमसीक्यूज को फटाफट कवर करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। और अगर हाँ आपका कोई सजेशन है इसमें तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ और भी चाहिए, वो हम लोग देखेंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक नेशनल का टॉपिक उठाते हैं। अगर फर्स्ट टॉपिक, तो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस का बात हो रहा है, किसका, क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस की। जी हाँ, आप ये न्यूज़ मेरा अक्टूबर में ही यूनियन कैबिनेट ने 5 नए लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया है। और वो 5 लैंग्वेज जो है वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। अक्टूबर 2024 में ये 5 लैंग्वेज को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। अब क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में अगर आपको जानना है तो जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास एक शेड्यूल 8 है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। किसकी बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। और अभी हमारे पास शेड्यूल 8 में संविधान के टोटल 22 ऐसे लैंग्वेज हैं। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। और इसका जिक्र संविधान में नहीं, ना ही किसी कानून के अंदर दिया हुआ है। कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे कैबिनेट, बेसिकली कल्चरल मिनिस्ट्री का एक रिकमेंडेशन जाएगा और फिर कैबिनेट जो है लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देती है। अभी तक हमारे पास ऑलरेडी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे और ये 5 ऐड होने पर टोटल 11 हो चुके हैं। तो अगर आपसे क्रोनोलॉजिकली पूछा जाए कि कौन सा लैंग्वेज को सबसे पहले में दिया गया था तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एवरीवन कैन थिंक ऑफ संस्कृत, नो, तमिल वाज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज 2004 में, संस्कृत 2005, तेलुगु और कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014 में रिकॉग्नाइज किया गया था। अभी 2024 अक्टूबर में 5 और लैंग्वेज, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। क्या क्राइटेरिया है, तो इसका एक इनफॉर्मल क्राइटेरिया बेसिकली कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा जो नोटिफाई किया गया है वो है कि ये एक एंशियंट हिस्ट्री जो है वो होना चाहिए और इसका लिटरेरी ट्रेडिशन जो होना चाहिए वो कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। दूसरा, ये एक सिग्निफिकेंट बॉडी हो किसकी, एंशियंट टेक्स्ट की, ग्रंथों की, जो अभी भी लोग बहुत ज्यादा उसको वैल्यू करते हो, वैल्यूएबल हेरिटेज के रूप में मानते हो। और तीसरा कि जो लैंग्वेज है उसका अपना एक इंडिपेंडेंट और डिस्टिंग्विश लिटरेरी हेरिटेज हो। डिस्टिंग्विश मतलब कि ये किसी से डिराइव नहीं दिखना चाहिए और ना ही किसी लैंग्वेज के ऊपर आधारित होना चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होता है तो आपको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। और क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलने से बेनिफिट्स क्या होता है, तो जैसे 2 इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स दिए जाते हैं इस लैंग्वेज में, स्पेशल कोर्सेज कराए जाते हैं इसके लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाता है। ये सब क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस का फायदा है। ठीक है, क्लियर है ये न्यूज। अगला, न्यू लेडी जस्टिस स्टेच्यू। अक्टूबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ हमारे जुडिशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो बहुत फेमस हमारी जो लेडी जस्टिस की जो स्टेच्यू थी, जिसमें आंख पे पट्टी बंदी रहती थी और एक तराजू रहता था साथ में और एक तलवार रहती थी, वो चीज को रिप्लेस किया गया और नया जो हमारा जो लेडी जस्टिस का स्टेच्यू है वो अभी सीजीआई ने इसको अनवील किया था अक्टूबर में। और ये 6 फीट का जो टॉल स्टेच्यू जो अभी लाया गया है, ये है क्या है, इसमें एक वुमेन साड़ी में, सारी तरह के ड्रेस को पहनी हुई है,
आंख से पट्टी हटा दी गई है, वो अब तराजू तो रखी हुई है, लेकिन स्वॉर्ड की बजाय वहां पर उनके हाथ में संविधान की एक कॉपी है। और ये ब्लाइंड फोल्ड जो पहले एक ट्रेडिशन माना जाता था कि कानून जो है वो कुछ नहीं देख रहा है, वो इम्पार्शियलिटी रखेगा कि जब भी वो न्याय देने जाएगा, इसको चेंज करके अब कहा गया है कि कानून अंधा नहीं है, ये देखेगा और फिर इक्वली इसको लोगों के सामने बराबर अप्लाई करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? विनोद गोस्वामी। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में बीपीएससी, किसने डिजाइन किया है? विनोद गोस्वामी ने। और ये जो इमेजरी है लेडी जस्टिस की, ये ग्रीक और रोमन जो मिथोलॉजी है उसको ट्रेस किया जा सकता है इस पर्टिकुलर इमेज के द्वारा। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हमारा न्यू लेडी जस्टिस जो है अनवील किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज में आते हैं। पहला न्यूज है एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई अभी। तो एक तो आप जानते हो कि जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह की मीटिंग में आती है कि कहाँ पे हुई। Why this news is important? Because this meeting was held in Islamabad. आप जानते हो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन जिस तरह से अभी टेंस्ड है, इस तरह के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 2015 के बाद जब सुषमा स्वराज ने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था पाकिस्तान में, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो पाकिस्तान गए हैं। तो ये 15 से 16 अक्टूबर को एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके हम एक मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर नहीं थे बट बाद में हम जुड़े, जहां रशिया, चाइना, पाकिस्तान ये सब है, उनकी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग थी, समिट थी, वो 15 से 16 अक्टूबर को कहाँ पे हुई? इस्लामाबाद में। और एस जयशंकर हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? 2015 के बाद फर्स्ट टाइम हम जो है मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहाँ गए? पाकिस्तान गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। देखिए एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली इससे क्या पूछ देगा कि एनाकोंडा स्ट्रेटेजी समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, एक तो इंटरनेशनल रिलेशन का ये पार्ट है, और ये स्ट्रैटेजी जो है, जो सबसे पहले इसकी बात जो जिक्र हुई थी, तो ये एनाकोंडा प्लान जो है, ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी था जो किसने प्रपोज किया था? यूनियन जनरल विनफील्ड स्कॉट। कब? अर्ली स्टेजेस ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। तो अमेरिकन सिविल वॉर के शुरुआती चरणों में जो अल्फ्रेड विनफील्ड स्कॉट थे हमारे यूनियन जनरल, उन्होंने ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी प्रपोज किया था। अब ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि चाइना जो है, इसका चाइना के ऊपर ये एलिगेशन ताइवान के द्वारा लगाया गया है। ताइवान का जो नेवी कमांडर है एडमिरल टांग हुआ, इन्होंने हाल ही में कहा है कि चाइना जो है ताइवान को लेकर एनाकोंडा स्ट्रैटेजी अपना रहा है ताकि वो प्रेशर बना सके ताइवान पे। इस स्ट्रैटेजी में बहुत सारे जो एक्शंस है उनका एक मिक्सचर अपनाया जाता है ताकि कोई भी देश सरेंडर कर दे, एनेक्सेशन मतलब डायरेक्ट कोई फुल फ्लेज्ड वॉर जैसा कुछ नहीं दिखे, बट एट द सेम टाइम इतना प्रेशर बन जाए कि वो कंट्री खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दे। तो चाइना का ये स्ट्रैटेजी जो है उसमें मिक्स ऑफ मिलिट्री मैनूवर्स, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, साइबर वॉरफेयर, ये सब यूज किया जा रहा है ताकि अल्टीमेटली ताइवान का डिफेंस कमजोर हो जाए और वो सरेंडर कर दे। ठीक है, एनाकोंडा स्ट्रैटेजी क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, बिहार स्पेसिफिक न्यूज पे आते हैं। सबसे पहला बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो बिहार में ऑलरेडी आप जानते हो वीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इकलौता टाइगर रिजर्व था। सेकंड टाइगर रिजर्व का जो है वो परमिशन जो है वो दे दिया गया है। बिहार गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया, और कैमूर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अब टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? कैमूर में। पहला कहाँ था? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, बिहार को तीसरा जूलॉजिकल गार्डन यानी कि चिड़ियाघर भी मिल गया। तो बिहार का तीसरा जो चिड़ियाघर है वो कहाँ अप्रूव किया गया है? रानीगंज जूलॉजिकल गार्डन के रूप में। कहाँ पे? अररिया। अररिया में रानीगंज जूलॉजिकल गार्डन जो है वो तीसरा जू जो है वो उसको सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सीजेड ने अप्रूव कर दिया है बिहार के अंदर। पहला जो दो ऑलरेडी जू हमारे यहाँ पे वो आप बहुत फेमस जानते हो, पटना में और राजगीर में हमारा जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, ये बिहार का तीसरा जूलॉजिकल गार्डन होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए मिसलेनियस वाले पार्ट में पहला न्यूज, फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2023। तो उड़ीसा जो है उसको सबसे बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है। क्या चीज में? जो पांचवा हमारा नेशनल वाटर अवार्ड है उसके अंदर। ठीक, अब तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का, उसको बेस्ट ग्राम पंचायत अवार्ड दिया गया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। सबसे अच्छा अर्बन लोकल बॉडी के लिए सूरत को। सबसे अच्छे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन में अगर आप देखेंगे तो गंदरबाल जम्मू कश्मीर और बंदा उत्तर प्रदेश में। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन ईस्ट जोन इज बोलांगीर उड़ीसा। तो ओवरऑल स्टेट में उड़ीसा सबसे, ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो केरला का तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में, अर्बन लोकल बॉडी सूरत, देन वी हैव बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ जोन गंदरबाल जम्मू कश्मीर और बंदा उत्तर प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट इन ईस्ट जोन की बात करेंगे तो बोलांगीर उड़ीसा। ये है फिफ्थ नेशनल स्टेट अवार्ड्स, वाटर अवार्ड। ठीक है, नाउ रतन टाटा। तो एक मिसलेनियस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? रतन टाटा, जो कि टाटा सन्स चेयरमैन एमिरेट्स के जो थे,
उनकी मृत्यु 86 साल की उम्र में, कितना 86 के एज में मुंबई में हो गई। इनका पूरा नाम था रतन नवल टाटा और ये पारसी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ये अगर हम लोग इनका बिजनेस बैकग्राउंड देखें तो ये 1961 में टाटा ज्वाइन किए और बाद में जमशेदजी टाटा को रिप्लेस किया एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, कब तक, 1991 में, जब वो रिटायर हो गए। और उसके बाद से वो टाटा सन्स एमिरेट्स जो चेयरमैन थे वो थे। ठीक है, इनको इनके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, रिकॉग्निशन मिला है। इन पे क्वेश्चन बन सकता है। एक तो पद्म विभूषण 2008 में, पद्म भूषण 2000 में, ही वॉज अवार्डेड विद द असम वैभव अवार्ड इन 2021, ये रिसेंट है थोड़ा। और रतन टाटा को जो है वो नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, केबी जो फेमस टैगलाइन है, वो 2009 में क्वीन एलिजाबेथ टू ने दिया था। क्लियर यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 2024। तो जो स्टूडेंट्स डे है वो 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया भर का जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अक्टूबर 2024 को। किस लिए? अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो है उनकी जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनका जो जन्म दिवस था वो 15 अक्टूबर था और उसी को कमेमोरेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन जो है वो अक्टूबर 15 को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है उसके रूप में सेलिब्रेट करने के लिए 2010 में अलाउ किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार का जो थीम था, इट वाज एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। इस बार का थीम क्या है? एम्पावरिंग स्टूडेंट्स फॉर द एजेंट ऑफ चेंज। डेट क्या है? 15 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 15 अक्टूबर को किसका जन्म है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का। कब से शुरू हो गया? 2010 से यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया था। लास्ट न्यूज आज का, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 बहुत फेमस रहता है, बार बार न्यूज में रहता है कि भारत में बहुत हंगर है, से लोग सफर कर रहे हैं। तो उसको सिंपल सा देख लेते हैं कि पहला तो ये कौन प्रिपेयर करता है। तो ज्वाइंटली ये आयरिस एड एजेंसी जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन का ऑर्गेनाइजेशन है वेल्ट हंगर हेल्थ पे, इनके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इसके 4 कंपोनेंट है, इसके इंडिकेटर्स, जिसके बेसिस पे जजमेंट होता है या रिपोर्ट बनता है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, 2024 का इंडेक्स देखे तो इंडिया का जो रैंक है याद कर लेना, 105। इंडिया का रैंक क्या है? 105, 105 रैंक है। कितने में? 127 देशों में। काफी खराब परफॉर्मेंस माना जा रहा है ये। और इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। कितना सीरियस कैटेगरी में? 41 और नेशंस के साथ, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान भी है। बट अगर हम बात करें क्यों कंसर्न का मैटर है कि जो इंडिया का स्कोर 27.3 है वो साउथ एशियन बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर देखें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से, तो उससे खराब है, क्योंकि इन जगह पे मॉडरेट कैटेगरी में ये देशों को रखा गया है, जबकि हम लोग सीरियस कैटेगरी में रखे गए हैं। और सबसे अफेक्टेड जो कंट्री है वो है सोमालिया। कौन सी है? सोमालिया। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा 10 न्यूज था। आइए फटाफट 10 एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यू जो भी होगा आप साथ साथ क्या करोगे, आप कमेंट करने की कोशिश करोगे आंसर को, और फिर हम लोग आंसर, मैं 2 सेकंड का पॉज लूंगा, आप उस टाइम पे कमेंट करना। पहला क्वेश्चन, कौन सा स्टेट है विच स्टेट हैज रिसेंटली इमर्ज्ड एज अ फ्रंट रनर इन रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अकॉर्डिंग टू अपडेटेड नेशनल स्टैटिस्टिक्स। तो जो एक स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जहां 300 यूनिट तक का जो बिजली है उसके इक्विवेलेंट आपको जो है वो कॉम्पनसेशन और सब्सिडी दी जाती है सोलर के लिए, उसमें किस स्टेट का परफॉर्मेंस जो है वो फ्रंट रनर के रूप में दिख रहा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटका? आप कमेंट करेंगे ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में जो है वो आपको गुजरात को फ्रंट रनर का टैग दिया गया है। किसमें? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन और सबसे ज्यादा जो कार्बन टू जो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम जो है वो गुजरात अभी दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज में रहा है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कमेंट आप करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज केरला। कहाँ पे है? केरला में ये लोकेटेड है पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के पास, ये केरला में आपको ये लोकेटेड होगा। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी रिजर्वॉयर ऑफ द रोचापी वायरस रति स्ट्रेन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस रिसेंटली सीन इन न्यूज? रिजर्वॉयर की बात करिए, मतलब किसके बेसिक पे यहाँ पे कहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो रिजर्वॉयर है प्राइमरी लेवल का जो हेपेटाइटिस ई वायरस है वो किस होस्ट के, आप कह सकते हो होस्ट जिसपे ये डिपेंडेंट है, जिसपे ये फूलेंगे, जिसपे ये ग्रो करेंगे, तो वो है रैट्स। किस पे? चूहों के ऊपर जो है इनका अगर आप देखेंगे तो वो प्राइमरी रिजर्वॉयर होता है जहाँ पे ये लोग ये जो स्ट्रेन है ये वाला हेपेटाइटिस ई वायरस का वो ग्रो करता है। देन टू एड्रेस द एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, किन राज्यों ने एक एमओयू साइन किया है क्या करने के लिए? कि जो कुमकी एलिफेंट से जो ट्रेंड होते हैं उनको वहां डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, तो ये एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। और कर्नाटका क्या करेगा, अपने जो कुमकी एलिफेंट्स ट्रेंड है उनको जो कॉन्ट्रोवर्शियल जो मतलब जो डिस्प्यूटेड एरियाज है आप या कह सकते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, कर्नाटका करेगा आंध्र में।
नमस्ते स्कीम की जब हम बात करते हैं तो ये वेलफेयर और मैकेनाइजेशन के लिए किया गया है। किस वर्कर ग्रुप के लिए जब हम बात करेंगे तो देखिए नमस्ते का फुल फॉर्म ही है नेशनल एक्शन नेशनल एक्शन फॉर, अगर आप देखेंगे तो जो मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, तो जो भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं जो कि आप जानते हो कि इस तरह का जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह है इनके काम में इन्वॉल्व होकर बहुत सारे लोगों की जान गई है, तो उसको रोकने के लिए ये एक स्कीम उन लोगों के उन वर्कर्स को प्रोटेक्शन देता है, तो सैनिटेशन वर्कर्स इसका सही जवाब होगा। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में किस स्टेट को हाईएस्ट जो है वो रैंक किया गया है अर्बन गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए? तो देखिए अर्बन गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए बिकॉज ऑफ द टारगेटेड development of at the grassroots level, Kerala has been ranked the highest in urban governance index। ठीक है, केरला, और ये खासकर जो अर्बन जो लोकल बॉडीज हैं उनके जो परफॉर्मेंस को देखते हुए ये जो प्राइज है वो किसको, केरला को दिया गया है। नेक्स्ट, माउंट एरेबस वन ऑफ द सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज इज लोकेटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट? तो माउंट एरेबस जो है वो जो सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज में से एक है, वो किस कॉन्टिनेंट में है? वो अंटार्कटिका में एक रॉस आइलैंड है, वहां पर ये लोकेटेड है, और ये सबसे दक्षिणी भाग में एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने अपना पहला स्टेट चैप्टर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का स्टेट चैप्टर पहला कहां से लॉन्च किया है, किस राज्य से? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना से। कहां से? तेलंगाना से नीति आयोग ने पहला, तो पहला इंपॉर्टेंट बन जाता है, फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, रिसेंटली हु रिसीव्ड द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2022? तो जो मूवी है, मूवी के अंदर जो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज है जो कि आपको फिल्म कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है वो है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये 2022 का जो किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है दो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एम्फीबियन का, एक का नाम केव डांसिंग फ्रॉग और एक इंद्रनेली नाइट फ्रॉग, ये दोनों अभी किस टाइगर रिजर्व से पाया गया है? तो ये दोनों जो आपको एम्फीबियंस के स्पेसिफिक जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, कहाँ से? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है वहां से पाया गया। इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। किसका पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा 10 टॉपिक और 10 MCQ था। आई होप आपको ये लेक्चर सही लगा होगा। आपको कोई भी फीडबैक और कमेंट्स या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। कल फिर हम लोग सेकंड लेक्चर में मिलेंगे अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक और 10 MCQ के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।